सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति, आज हमारा स्वाध्याय एवं चिंतन का क्रमांक है 176 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर ममता सक्सेना जी आई हैं और उनका टॉपिक है EMR इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन और स्वास्थ्य की समस्या का उन्नत समाधान। इससे पूर्व भी आपने यज्ञ के ऊपर 3 लेक्चर ले चुके हैं और आप एक्स डायरेक्टर जनरल इन दी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में रह चुके हैं। अब मैं आदरणीय आर्यन पांडे साहब से, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो 2 शब्द आदरणीय डॉक्टर ममता सक्सेना जी के विषय में कहें। आदरणीय पांडे साहब। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी। आज की मुख्य वक्त्री डॉक्टर ममता सक्सेना को मैं प्रणाम करता हूं और सभी जो श्रोतागण हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। इस स्वाध्याय एवं चिंतन का जो प्रवाह चल रहा है नाना प्रकार के विषयों के बारे में, उसमें आज एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ने जा रही है। जैसा कि श्री अरविंद शर्मा जी ने बताया डॉक्टर ममता सक्सेना के बारे में, आप डायरेक्टर जनरल के पद पर रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। जब पद पर आसीन थी तब भी यहाँ पर एक लेक्चर हुए, जैसा बताया, और 3 लेक्चर पहले हो चुके हैं। मैंने भी इनके भाषण सुने, प्रवचन सुने थे। यज्ञ में सभी की रुचि रहती है। यज्ञ वैदिक सनातन धर्म के जो वैज्ञानिक महर्षि लोग थे उनकी बहुत बड़ी खोज है, जो बीच में किन्हीं कारणों से लुप्त हो गई। उसकी वैज्ञानिकता को स्वीकार करना बंद कर दिया। लेकिन हम सब लोगों को प्रसन्नता की बात होनी चाहिए कि डॉक्टर ममता सक्सेना जैसे विदुषी महिलाएं या शोधकर्त्री हैं जो इस चीज को सामने ला रही हैं। आज का विषय डॉक्टर ममता सक्सेना ने लिया है इनोवेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड हेल्थ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और स्वास्थ्य की समस्या का उन्नत समाधान। बड़ा अच्छा लगा जब मैं पीछे सुन रहा था रोगोपचार के बारे में, तो किसी ने कहा योग्योपैथी, डॉक्टर ममता सक्सेना ने कहा है तो गुरुदेव का दिया हुआ शब्द है। खैर, आपका जो रिसर्च का तरीका है, जो बताने का तरीका है, हम तो मंत्रों में कही हुई बात या जनरल सामान्य कही हुई बात कहते हैं। डॉक्टर ममता सक्सेना के प्रवचनों में विशेषता यह है कि ये आंकड़ों के संबंध में और प्रयोग के आधार पर अपने बात को सिद्ध करते हैं, इसलिए उसको नकारना संभव नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, जो आधुनिक समस्याएं हैं, आधुनिक परिवेश है, आधुनिक शब्द हैं, उनके संबंध में, उनके परिप्रेक्ष्य में आप अपनी बात कहती हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज हमको और भी अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिलेंगी, उपयोगी चीजें सुनने को मिलेंगी। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर ममता सक्सेना का और उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। ओ डॉक्टर ममता सक्सेना। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी को प्रणाम। ये वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के अंतर्गत जो मेरी सेशंस हो रहे हैं, उसमें ये मेरा 4था सेशन है और इसके लिए मैं अरविंद भाई साहब की काफी धन्यवाद देती हूँ मैं कि उन्होंने इस चीज को सबके सामने रखने के लिए एक मुझे अवसर प्रदान किया। क्योंकि देखिए, कोई भी रिसर्च होती रहती है, रिसर्च तो बहुत लोग करते रहते हैं, पर वो रिसर्च का कोई मतलब नहीं है अगर वो सिर्फ किताबों में या रिसर्च पेपर्स में जाके छप के अंदर रह जाए। उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। तो ये जो रिसर्च है, ये वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के अंतर्गत यज्ञ की उपयोगिता को हमें सिद्ध करना है और उसके लिए मैं ये रिसर्च कर रही हूँ।
और विशेषकर जो हमारे बुद्धिवादी लोग हैं, थोड़े जो लोग तर्क करते हैं, वो मानते नहीं हैं, जिनको इसमें आस्था कम है, आस्था भी है लेकिन उनके मन में प्रश्न भी रहते हैं। तो ये रिसर्च का उद्देश्य यही है कि लोगों के मन में जो भी शंकाएं हैं यज्ञ को लेकर के, वो उनका समाधान हो। हमारे जो प्राचीन ऋषि थे, उन्होंने इस विधा का अनेक प्रकार से प्रयोग करके और इसको भली भांति विकसित किया था। और हमारे वैदिक जितने भी शास्त्र हैं उसमें यज्ञ की अनंत महिमा बताई गई है। तो इस महिमा का अगर हम एक अंश भी लेकर के थोड़ा सा भी अगर लोगों के सामने ये प्रूव कर पाए कि आज के समय में भी यही उतना ही लाभकारी है या उतना ही उपयोगी है, उतना ही इफेक्टिव है, तो शायद थोड़ा लोगों को भी इसके ऊपर और विश्वास आएगा। तो इसी को लेते हुए आज का मैं अपना सेशन प्रारंभ करती हूँ। पिछला सेशन मैंने यज्ञ चिकित्सा के ऊपर लिया था, यज्ञोपैथी के ऊपर, और उसका यज्ञ का प्रभाव जो हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है, कुछ मैंने प्रयोग आप लोगों के सामने दिखाए थे। उसी श्रृंखला में जो अगला है वो ये कि हमारा जो आज का जीवन शैली है वो बड़ी विलक्षण है। आज का समय भी बड़ा विलक्षण है। क्या है कि आज हमें भौतिक सुख इतने ज्यादा हैं हमारे पास, जो शायद पहले कभी राजा महाराजाओं को भी नसीब में नहीं थे। आज हम एक बटन दबाते हैं तो लाइट जल जाती है, पंखा चल जाता है, मिक्सी चल जाती है, गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा आ जाती है एसी की। हम इन सब सुखों को भोगते हैं और हम इसके आगे कुछ सोचते नहीं है कि इन सुखों को जो हम भोग रहे हैं तो इसका कुछ फॉलआउट्स भी होते हैं। आज हम कहते हैं ना, पावर हमारी मुट्ठी में है। तो क्या है, आज आप अगर अपने घर में एक सीन इमेजिन करिए, घर का नॉर्मल एक ड्राइंग रूम में अगर लोग बैठे हुए हैं तो क्या सामने टीवी चल रहा होता है, केबल टीवी लगा है, कोई बच्चा अपने लैपटॉप पे बैठा काम कर रहा होगा, साथ में एक दो लोग मोबाइल भी साथ में लेके बैठे होंगे, अपना व्हाट्सएप भी चेक कर रहे होंगे, लाइट्स भी चल रही होगी घर में, फ्रिज भी होगा चल रहा होगा। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये आज हमारे लिए जीवन शैली का एक हमारा अभिन्न अंग बन गई है। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो आज का जो विषय है वो मैंने आज इसी विषय पर रखा है कि जो हमारी आज की आधुनिक जीवन शैली है उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, और उसको लेके हम आज इतनी जो क्या हमारे लिए वो चिंता का विषय बन सकता है, उस पर कोई हमें चिंता करनी चाहिए, ये सब चीजें हम जरा उसके ऊपर बात करेंगे। तो बात हम जब ये करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं ये हमारे लिए एक जीवन का अंग बन गए हैं, और इस जीवन में आज शायद हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम ये सोचें कि एक दिन क्या हम आधा दिन भी बिना लैपटॉप के या बिना मोबाइल के रह सकते हैं। तो जीवन शैली में जो हमारी आधुनिक चीजें हैं, सेल फोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, टेलीविजन, एलईडी, हमारे माइक्रोवेव, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं ये हमारे लिए अति आवश्यक हो गए हैं। इनके साथ साथ क्या है कि आज हमारा जो मनोरंजन का साधन है वो भी हमारे मोबाइल पे ही है। हम कोई ना कोई चीजें देखा करते हैं उसके ऊपर। व्हाट्सएप है, लोगों के साथ सोशलाइज करने का जो मीडिया है, फेसबुक है, वो भी उस पे है। बच्चों के लिए आज स्कूलों में आप देखिए ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वो बच्चे उसी पे लगे रहते हैं, लैपटॉप पे या मोबाइल पे। तो हमारी जीवन शैली इन्हीं तकनीकी उपकरणों पे बहुत अधिक निर्भर हो गई है। पर क्या ये हम जानते हैं कि इसमें से जो ये सभी शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे कि कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकलते हैं, पर ये रेडिएशंस हमारे लिए कितने नुकसानदेह हैं इसके बारे में शायद अभी भी बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं, पर कुछ चीजें निष्कर्ष निकल के ज्यादा नहीं आता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि अब इतने साल हो रहे हैं, धीरे धीरे करके बहुत सारे इसके ऊपर स्टडीज हुई हैं, मैंने बहुत सारी स्टडीज देखी हैं। उसको मैं थोड़ा चर्चा तो करूंगी, उसके पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होते क्या है। ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये वेव्स होती हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्रीज के ऊपर ये अवस्थित होती हैं और ये मूव करती हैं। तो कोई भी उपकरण जो हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे ये लैपटॉप भी हम यूज कर रहे हैं, इससे ये
रेडिएशंस जो है निकल रहे होते हैं और हमारा पूरा शरीर इनके साथ जो संपर्क में आता है, तो ये वेव्स हमारे अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो ये जो सोर्स है इसका, ये ज्यादातर तो डिजिटल सोर्सेज ही हैं, पर कुछ कुछ नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं, जैसे हमारा सन है, सूर्य से भी बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी होते हैं। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रेडियो वेव्स, जो रेडियो वेव्स हम लोग गाने सुनते हैं टीवी में, रेडियोस में, माइक्रोवेव जो यूज करते हैं, फिर इंफ्रारेड जो लाइट होती है, जो विजिबल लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारी जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अलग अलग तरीके के प्रभाव हैं, आप मतलब नाम है इनके। और यदि हमारा इनके साथ एक्सपोजर होता है तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इनका बॉडी में जब ये प्रवेश करती हैं, कितने टाइम के लिए एक्सपोजर है उस पर डिपेंड करता है, कितना ज्यादा इनकी इंटेंसिटी है कि इनका कितना हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हानिकारक तो ये होती ही है, पर हमें ये बताने में आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये कितनी ज्यादा हानिकारक होती हैं। कि जब कोई बहुत लंबे समय तक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में काम करता है या एक्सपोज होता है, तो ये रेडिएशन जब उसके शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो उसके शरीर के अंदर ऐसे ही इफेक्ट करते हैं जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है ना, किसी भी चार्ज पार्टिकल वाली चीज को करती है, जैसे वाटर है, कोई भी चीज है, तो उसको वो आयनाइज करके इफेक्ट जैसा करेंगी, वैसे ही ये हमारे शरीर के अंदर भी वही प्रभाव लेके आती हैं। और इनका लंबे समय तक अगर हमारे ऊपर एक्सपोजर है तो बहुत हानिकारक प्रभाव आता है। जैसे कि हम ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्रेन, कान से होके इसकी वेव्स हमारे सीधे ब्रेन में जाती हैं, और हम जब लंबे लंबे समय तक बात करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या आता है कि हमारे ब्रेन में अगर हम मैप करें, ईईजी कराएं, तो वो चेंज हो जाता है, उसके अंदर की विकृतियां धीरे धीरे करके आपको नजर आने लगती हैं। दूसरा क्या दुष्प्रभाव आता है कि कॉग्निटिव फंक्शन, या जो पहचानने की क्षमता है, रिकॉग्नाइज करने की क्षमता है, वो फर्क होने लग जाती है, आपको जल्दी चीजें पहचान में आनी थोड़ा कम हो जाती है। उसके बाद मेलेटोनिन एक तरीके का हार्मोन होता है जो हमारे लिए पूरी बायो क्लॉक को मैनेज करता है, दिन और रात के फंक्शंस को मैनेज करता है, रात की नींद को मैनेज करता है, इसका सिक्रीशन भी कम हो जाता है, फर्क हो जाता है, इसपे भी असर आता है। तो इसकी वजह से रात में लोगों को नींद नहीं आती, इंसोम्निया की शिकायत हो जाती है, जो लोग ज्यादा देर तक इसमें एक्सपोज्ड होते हैं। आपके हार्ट पे भी असर पड़ता है, आपके जो धड़कन है वो थोड़ी तेज हो सकती है, पल्स पैल्पिटेशन स्टार्ट हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। फिर थकान, जनरली लोगों को सबसे पहले शुरू होती है थकान की फीलिंग, जो कि पहले नहीं होती थी। अब लोग अननेसेसरली बात ज्यादा करते हैं, ज्यादा उसको यूज करते हैं, और धीरे धीरे करके उनका पूरे टाइम माइंड ऑक्यूपाइड होता है, उससे वो फटीग आता है। कान के पास जहां पर भी मोबाइल हम लगाते हैं वो एरिया गर्म होने लगता है और उसमें जलन मचती है। ये हम लोग ने देखा है कि जब हम कभी कोई ऐसी कॉल आती है जो कि बहुत लंबे समय तक हमको बात करनी पड़ती तो गर्म हो जाता है, फिर हम इधर से इधर लगाते हैं, फिर हम ईयरफोन्स पे आ जाते हैं। ईयरफोन्स आर मच बेटर देन हैविंग अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद योर मोबाइल्स। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम मोबाइल को दूर रखें और ईयरफोन्स का ज्यादा यूज करें। जो लोग ज्यादा मोबाइल करते हैं उनके सिर दर्द की भी शिकायत होती है, उनके धीरे धीरे करके गर्दन में और इधर के एरिया में जहाँ पे एक्सपोजर होता है, सुन्नपन सा हो जाता है, सुन्नता आती है और टिंगलिंग सेंसेशन होता है, उनका कंसंट्रेशन भी इफेक्ट हो जाता है इससे। कुछ लोग ज्यादा जनरली जेंट्स जो हैं उसको पॉकेट में रखते हैं, अपने पैंट की पॉकेट में, तो ये भी बड़ा नुकसानदेह होता है, क्योंकि फिर आपके पास पूरे टाइम उसमें व्हाट्सएप मैसेजेस कुछ ना कुछ तो आते रहते हैं, तो रेडिएशंस निकलते रहते हैं, और वो फिर आपकी स्पर्म मोटिलिटी पे इफेक्ट लाता है, वायबिलिटी कम हो जाती है, मॉर्फोलॉजी का इफेक्ट आता है। इवन ये भी कहना है कि शायद डीएनए तक में भी
इसका इफेक्ट आ जाता है। ज्यादा आप अगर इसके लंबे समय तक आप पॉकेट में भी रखे रहेंगे तो आपकी थोड़ी स्पर्म्स बनने की वो भी कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि ये इसके दुष्प्रभाव जो हैं वो शुरू होते हैं तो हल्के हल्के से, और हमें पता नहीं चलता। हम सोचते सिर दर्द हो गया, ऐसे हो गया, नींद नहीं आ रही है, मुंह सूखता है, आंखों में जैसे कड़कड़ाती आंखें सूखती हैं, आंसू नहीं बनते हैं फिर धीरे धीरे करके। ये सब हमें लगता है कि ये कुछ ऐसी बातें, पर चूंकि ये बहुत धीमे 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 हमारी बॉडी में लक्षण पैदा होते हैं, तो ये लक्षण जो हैं हमको समझ नहीं आता कि ये क्यों आ रहे हैं। ये एक आपको मैं चित्र दिखाना चाहूंगी। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एक किसी बंदे के ऊपर। उसको मोबाइल फोन के पहले और 15 मिनट उसने मोबाइल फोन यूज किया, उसके बाद उसके ये हीट स्ट्रेस का मैप डेवलप किया गया है। इसमें आप ये देखेंगे कि जो नीचे वाले कलर्स हैं, ब्लू, वॉयलेट, लाइट ब्लू, येलो तक, ये लेस हीट है, और येलो के ऊपर फिर ये हीट जो है ना, ये ऑरेंज और रेड, ये सब हाई हीट वाले उसमें रेंज में कलर्स दिख रहे हैं। तो ये पहली वाली फोटो जो है ये प्री है, बिफोर यूजिंग मोबाइल फोन। आप देखेंगे कि ये बंदा बिल्कुल नॉर्मल है, ग्रीन, बहुत ही हल्के हल्के, ऑलमोस्ट नॉर्मल, इसकी हीट का जो स्ट्रेस है वो काफी कम है। 15 मिनट यूज करने के बाद आप देखिए हीट का स्ट्रेस इसके इस साइड में कितना ज्यादा आ गया है, ये ऑलमोस्ट पूरा फेस, माथे से लेके गर्दन तक इफेक्ट आ गया है। So this is something which is very alarming. We don't realize how much we are exposed. और आजकल क्या है कि छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल पे किसी न किसी तरीके से ना, वो कुछ भी नहीं जानेंगे लेकिन वो अपना देख लेते हैं मोबाइल को, और मोबाइल के ऊपर लगे रहते हैं, उसके ऊपर घंटों घंटों गेमिंग किया करते हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। ये आपको मैं बताना चाहती हूँ कि एक स्टडी हुई थी, इस पे बड़े कंट्रोवर्सी चलती रही काफी दिनों तक कि क्या ये वाकई हमें इफेक्ट करता है। जो कंपनीज ये आपके 2G 3G ये सब बनाती हैं, वो कहती है नहीं करता। ये सब कोई प्रूव नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये तो है नहीं कि आज आपने मोबाइल यूज किया कल कैंसर हो गया या कुछ एकदम से सडन प्रॉब्लम आ गई। इतनी जल्दी हो तो तुरंत पता चल जाए। तो फिर इसको यूएन ने इस पे एक रिसर्च की, और उन्होंने 10 साल तक जो लंबे समय तक मोबाइल यूजर्स थे, करीब 7,500 लोगों को इस पे सैंपल में लिया उन्होंने, और उनके अपने ऑब्जर्वेशन में रखा। ऑलमोस्ट 13 कंट्रीज में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए, डेटा कलेक्ट किया। 2007 की स्टडी है, और उन्होंने यही जांचने के लिए किया था कि क्या मोबाइल फोन के उपयोग से मनुष्य में कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अगर बढ़ जाता है तो मतलब क्या ये जो मोबाइल फोन से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वेव्स निकलते हैं, क्या ये कार्सिनोजेनिक होती हैं। और इन्होंने ये देखा कि लगभग 33% लोग जो थे 10 साल के बाद, उन्होंने जब स्टडी करते 10 साल के बाद उन्होंने पाया कि ऑलमोस्ट 33% उस सैंपल में से पॉपुलेशन जो थी वो किसी न किसी प्रकार के कैंसर से अलग अलग स्टेजेस में ग्रस्त हो गई थी। गर्दन से लेके, कान से लेके ब्रेन ट्यूमर तक, मतलब यहाँ गर्दन से ऊपर तक के एरिया में अफेक्टेड थी। ये सिर्फ मोबाइल यूजर्स के ऊपर उन्होंने देखा था। और भी स्टडीज कुछ हुई हैं, जो जैसे मोबाइल टावर्स के एरिया में जो लोग रहते हैं, हाई टेंशन वायर्स जहाँ से जाते हैं उसके नीचे जो घर आ जाते हैं, उनके ऊपर भी ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इफेक्ट पाया गया है। तो इसको देखते हुए यूएन ने उसकी कैटेगरी जो थी वो 2A से बढ़ा के 2B में अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रख दिया है। 2B कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है? 2B कैटेगरी वो कैटेगरी जिसमें कि DDT जैसे खतरनाक पेस्टिसाइड्स रखे गए हैं, जो कि हमें पता है कि वो बैन हो चुके हैं। पर देखिए आज हमारी आयरनी है कि हम इसको बैन कर नहीं सकते, चाहते हुए भी हम इसको बैन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लाइफ, पूरी लाइफस्टाइल अब इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब इसका क्या समाधान है? अब हमारी इस दुनिया में एक जो रेडिकल ग्रुप है, उनका तो ये उन्होंने कहा है कि ये सेल फोन को बिल्कुल छोड़ दीजिए। उन्होंने एक अपना एक ग्रुप बना लिया है जो बिल्कुल
सेल फोन फ्री ग्रुप है, वो लोग कहते हैं हम सेल फोन यूज ही नहीं करते, लैंडलाइन यूज कर लेंगे, हम सेल फोन नहीं यूज करेंगे। आखिर पहले भी तो दुनिया चलती ही थी ना, पहले तो लैंडलाइंस भी नहीं हुआ करती थी, लोग किसी किसी के यहाँ फोन करके मैसेजेस दिया करते थे। चलिए लैंडलाइन से काम चला सकते हैं, इतनी आफत किया कि हम ट्रैवलिंग में भी किसी से बात करें, तो उन्होंने अपने को सेल फोन से रिमूव कर दिया। पर ये शायद सबके लिए संभव ना हो, क्योंकि आपका हो सकता काम ऐसा हो आपको फोन पे रिसीव ही करना पड़े। तो ठीक है, कुछ सुझाव यही है कि आप सेल फोन को जितनी दूर हो सकता है अपने से रखिए, ये इस तरह के ईयरफोन्स यूज कर लीजिए, और जब काम ना हो तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ लोग अपने सेल फोन को सिर के पास रख के टाइम देखने के लिए, मैं भी करती थी पहले मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला तब से सेल फोन को बिल्कुल अपने से 10 फीट दूर रखती हूँ मैं। उसमें सिर के पास रखने से फिर वही प्रॉब्लम है कि आपके पास सिर के पास पूरी रात ओवरनाइट रेडिएशंस के लिए आप एक्सपोज रहेंगे। तो जितना आप कम से कम यूज करें और बाकी टाइम फ्लाइट मोड पे या स्विच ऑफ रखें। इसके साथ साथ अब आते हैं जो फाइनल हमारा समाधान है, वो ये है कि आप अपने हो सके तो घर में और ऑफिस में नियमित हवन करें। घर में तो अच्छे से हो ही सकता है, पर ऑफिसेस में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज में विश्वास रखते हैं, तो अगर वो अलाउ कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा फिजिकल करें, नहीं अलाउ कर सकते तो आप एक दीपक जला के भी मंत्रोच्चारण के द्वारा हवन करके और अपने इन रेडिएशंस को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अब आते हैं कि हमने अपने एक्सपेरिमेंटली इसके ऊपर क्या किया है और क्या इसके ऊपर कुछ आंकड़े हैं हमारे। शॉर्ट में तो मैंने शायद पहले भी बताए थे, पर मैंने कहा इस बार हम थोड़ा इस सब्जेक्ट को डिटेल में लेते हैं ताकि लोगों को ये समझ में आए कि भाई ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए कि हम इसको जानें और अगर इसका समाधान लेके आए। क्योंकि आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है, हम ऑलमोस्ट 95% तो घर के अंदर ही रहते हैं, घर में या ऑफिस में, तो हमारी जिंदगी इंडोर में रहती है और इंडोर में हम किसी न किसी प्रकार से इनसे अफेक्टेड होते हैं। हमारे यहाँ एलईडी लाइट ही जल रही होती हैं, या तो हम खाना खा रहे होते हैं तो माइक्रोवेव में हम खाना गर्म कर रहे होते हैं, या फ्रिज के सामने बैठे होते हैं, टीवी के सामने, तो मतलब इनसे हम बच नहीं सकते हैं। तो इसका समाधान के लिए ये मैंने सोचा कि करके देखें कि क्या यज्ञ का इसके ऊपर कुछ इफेक्ट आता है कि नहीं, अगर आता है तो क्या आता है। तो ये डिवाइस है हमारी जिसको मैंने ये यूज किया था, और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मेरा ओपन एयर में हुआ था। ये एक 24 कुंडीय 2018 में 24 कुंडी यज्ञ हुआ था दिल्ली में, विपिन गार्डन एक्सटेंशन में, और वहां पर काफी बड़े स्तर पे काफी सारे लोग आए थे। हम लोगों ने यज्ञ स्थल से करीब 50 मीटर दूर एक स्टॉल थी, वहां पे अपनी डिवाइस रखी थी, लैपटॉप्स भी रखे थे, एक लैपटॉप था और 2-3 मोबाइल थे, और हमारी डिवाइस के ऊपर जो रेडिएशंस थे वो देखेंगे आप कि 11 बजे तक वो 16 दिखा रहा था, 11:10 और 5 सेकंड पे भी वो 16 दिखा रहा था। आहुतियां जैसे ही शुरू हुई थी, शायद 10:16 पे स्टार्ट हुई थी जस्ट, और वो जैसे ही स्टार्ट हुई, देखते ही देखते आप देखिए 5-5 सेकंड में कितनी तेजी से ये गिरने लगे। 11:10 पे 16 था, 11:10 के 10 सेकंड पे 5 सेकंड के बाद ये 14 हो गया, अगले 5 सेकंड में 11 आ गया, अगले 5 सेकंड में 8, और गिरते गिरते ये 11:10 और 35 सेकंड में 0 हो गया, और फिर ये 0 बना रहा उसके बाद तक। और ये शुरू हुआ था जैसे ही जब आहुतियां प्रारंभ हुई, उसके पहले आह्वान होता रहा, उसके पहले कलश स्थापना और देवावाहन ये सब होता रहा, तब तक इनमें फर्क नहीं आया था। लेकिन आहुतियां जैसी पड़नी प्रारंभ हुई, ये एकदम देखते 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 और ये विदिन 25 सेकंड से 0 पे आ गया था। ये एक मिराक्युलस रिजल्ट जो दिखाना, तो हम लोग सभी उसको देख के एकदम हैरान रह गए कि ये एकदम से इतना ज्यादा इफेक्ट आ गया। एंड देन वी थॉट कि इसको हम फिर अब अलग अलग सिचुएशंस में हम इसको करते हैं। तो हम लोगों ने कई इंडोर एंड आउटडोर एक्सपेरिमेंट्स किए। इंडोर में बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिले, लेकिन 2 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जिसको मैं यहाँ पे अभी आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। ये गौतम नगर की एक स्टडी थी हमारी दिल्ली में। गौतम नगर दिल्ली का काफी कंजेस्टेड इलाका है,
और वहां पे ऐसे मिले मिले प्लॉट्स पे बड़े बड़े घर लोगों ने बनाए हैं। तो क्या कि हर एक घर में टीवी, सबके मिले मिले घर है, तो सबके इफेक्ट आते रहते हैं। तो जिनके घर में ये हुआ था उनका अपने घर का तो टीवी था ही था, अपने घर की बाकी चीजें थी, बट कहनी थी कि उनके घर के साथ में जो घर है उसमें भी उनके यहाँ टीवी चलता था, तो शाम के टाइम पे काफी ज्यादा रेडिएशंस बढ़ जाते थे। तो उन्होंने वो सुबह शाम होमा वाला करती थी, 2 मंत्र सुबह और 2 मंत्र शाम वाला, वो उसको करा उन्होंने पहले, तो उससे उनको ज्यादा फर्क नहीं दिखाई पड़ा। तो फिर मैंने उनसे बोला कि नहीं, आप 2 मंत्रों से कुछ नहीं होगा, आप 24 गायत्री मंत्र और 3 महामृत्युंजय मंत्र के साथ ही करिए। उन्होंने वो किया, कम तो हुए, लेकिन वो कही थी नहीं बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा, क्योंकि वो 0 तो कहीं आया ही नहीं कभी भी। फिर मैंने उनको बोला कि आप इसमें पर्यावरण शुद्धि मंत्र भी ऐड करिए। तो उन्होंने इसकी 24 गायत्री मंत्र, 3 महामृत्युंजय मंत्र और उसके बाद ये वाला 3 पर्यावरण शुद्धि मंत्र भी ऐड किए। और हर पर्यावरण शुद्धि मंत्र में 10-10 आहुतियां होती है, तो 30 आहुतियां पर्यावरण शुद्धि की उसमें उन्होंने डाली। उसके डालने के बाद इफेक्ट जो था वो बड़ा सिग्निफिकेंट आया था। उसमें आप ये जो रिजल्ट्स के ये एवरेज पूरा हमने कर दिया है। इन्होंने 15 रीडिंग्स ली थी, एक दिन पहले की, सुबह 15 रीडिंग्स, फिर दोपहर में 15 रीडिंग्स और फिर शाम को 15 रीडिंग्स ली थी। उनका एवरेज लेकर के ये आप देखेंगे जो ब्लू कॉलम्स हैं ये एक दिन पहले के हैं। तो इसमें 1.6 माइक्रो टेस्ला इसकी यूनिट है। मॉर्निंग के टाइम पे आया था बैकग्राउंड एक दिन पहले, दोपहर में आया था 1.2 और उसके बाद इवनिंग में आ रहा था 3.6 माइक्रो टेस्ला। जबकि इसका जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है वो 0.4 होता है, कि 0.4 के नीचे अगर है तो ये ठीक है, उसके ऊपर जो है वो हाई हो जाता है। सुबह जब इन्होंने हवन किया उस समय तो ये घट करके एवरेज ऑन एन एवरेज 0.9 आया, लेकिन दोपहर में, हवन इन्होंने सुबह कर लिया था, लेकिन उसके बाद दोपहर में ये घट करके एवरेज 0.3 रह गया था। और शाम के टाइम पे, जबकि इतना ज्यादा रेडिएशन शाम के होते हैं, तब भी ये घट करके 0.2 था। तो इनके जो प्रभाव देखा वो ग्रेजुअली हमने देखा कि वो इंक्रीजिंग प्रभाव था इनका। ये एक केस था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट केस था, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। एक और इसी टेंशन में वहां पे बहुत ज्यादा हैवी मैग्नेटिक रेडिएशंस दिखते थे, क्योंकि उनके यहाँ केबल टीवी अपना भी था और साइड में तार बाहर से भी आ रहा था, तो उसका भी तार का काफी उसमें इफेक्ट आ रहा था। तो उन्होंने देखा कि जब हवन किया तो आधे कमरे में तो उनके वो रेडिएशन जो थे काफी कम हो रहे थे, लेकिन जो टीवी वाला साइड था वहां पे ज्यादा कम नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने 50 आहुतियां, 51 आहुतियां भी दी, परंतु जब उन्होंने उसमें 3 आहुतियां पर्यावरण शोधन मंत्र की भी डाली, उसके बाद उन्होंने ये देखा कि आधे घंटे में ही पूरे कमरे के रेडिएशन जो थे वो 0 हो गए थे। तो यहाँ पे जो चीज मुझे समझ में आई है वो ये समझ में आ रही है कि जो मंत्र हैं, जैसे गुरुदेव ने लिखा है कि मंत्रों का भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। मंत्रों का एक अपना रोल होता है, और यज्ञ में तो मंत्र का तो बहुत ही बड़ा रोल है। जो मंत्र बताना चाहूंगी कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सोर्स होता है, कोई भी सोर्स होता है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, इनसे जितना भी आप जैसे ये मोबाइल है तो मैक्सिमम रेडिएशन इसके नजदीक होता है, और जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इसकी इंटेंसिटी रेडिएशन की ना कम होती चली जाती है। तो ये मोबाइल का इन्होंने किया था 5 फीट की, शुरू में हवन के पहले इन्होंने देखा था 5 इंच की दूरी पे
तो रेडिएशंस जो थे वो इतने 0.33, 1.43 अलग अलग 5 बार रीडिंग्स ली थी, इतने आए थे। और हवन के 30 मिनट के बाद जब उन्होंने देखा तो ये सारे 0 हो गए थे। उतनी ही दूरी पे इन्होंने वो चेक किया था। ये मेरी स्लाइड विजिबल है ना? ठीक है। तो ये जो जनरली मैंने ये पाया कि कोई भी सोर्स होता है, जैसे मोबाइल है, तो इसकी जो रेंज है नॉर्मल जगह पे वो 3 फीट से 12 फीट तक जाती है। और ये मैंने कई घरों में जाकर के टेस्ट किया कि भाई मेरे घर में नहीं, अपने घर में बाद में मैंने किया, पहले दूसरे घरों में किया, तो 3 फीट से 12 फीट मोबाइल की रेंज आ रही थी। और ऑफिस में जब मैंने किया तो वो 12 फीट से लेके 15 फीट तक रेंज थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। क्योंकि ऑफिस में लैपटॉप के साथ भी होता है या डेस्कटॉप भी खुला होता है और बाकी कमरों में भी लोग यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा थी उसकी। पर इसके बाद मैंने अपने घर में और 1-2 घरों में और भी ये जाकर के रेडिएशन चेक किए, तो मैंने ये पाया कि जहां पे नियमित रूप से हवन हो रहा होता है उन घरों में जो रेडिएशन से इनकी रेंज, जैसे सोर्स ये है तो ये 3 इंच से 5 इंच बस रह जाती है। मतलब ये 3 इंच तक लाते लाते 0 हो जाती है, या मैक्सिमम 5 इंच के बाद जाके 0। लैपटॉप है तो 5 इंच के बाद 0 हो जाएगी, मोबाइल है तो 3 इंच के बाद वो खत्म हो जाती है। तो ये एनर्जी जो अगर आप डेली हवन कर रहे हैं तो शायद आपके घर में डेली बनी रहती है, उसी की वजह से एक जो एनर्जी है वो आपकी एब्जॉर्ब कर रही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। तो ये मुझे लगा कि ये एक हमारा सोल्यूशन हो सकता है। अगर हम डेली हवन कर रहे हैं अपने घर में तो हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फिर कि ये जो रेडिएशंस है ये हमारे ऊपर कितना इफेक्ट ला रहे हैं। ऑफ कोर्स हम जो भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, स्क्रीन गार्ड लगाना है वो लगा लीजिए, अपना रात में स्विच ऑफ कर दीजिए, वो करिए, लेकिन जितनी देर काम कर रहे हैं तो भी उतना ज्यादा आपको इनका इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये एक हमारा इसके ऊपर मैंने पूरा एक सेशन जो था ये मैंने कहा इस पे डालते हैं। इसके बाद एक एनर्जी के ऊपर हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि यज्ञ द्वारा मानवीय ऊर्जा का हम संवर्धन और बैलेंस होता है कि नहीं होता है। सुनते हैं कि यज्ञ से ऊर्जा बढ़ती है, यज्ञ के द्वारा क्या होता है। तो मानवीय ऊर्जा के ऊपर हम लोगों ने इसके ऊपर काफी चर्चा की, इसके ऊपर काफी चीजें भी देखी और ये देखा कि इसका जो विज्ञान है या हम जो प्राणिक ऊर्जा की बात करते हैं ये आज की नहीं है, ये इसका चर्चा आज हजारों साल पहले भी होती थी और इसको अलग अलग देशों में अलग अलग कल्चर्स में भी इसकी चर्चा होती थी। अगर हमारे वैदिक टाइम की बात करें तो उसको हम लोग प्राण कहते थे, प्राणिक ऊर्जा कहते थे। आज भी हमारे उसको प्राणिक ऊर्जा ही कहा जाता है। चाइना में उसको CHI की करके कहा जाता है। अफ्रीका में जो शमन्स होते हैं वो उसको नूम कहते हैं। इजिप्ट में जो लोग होते हैं वो इसको का करके इसको बोलते हैं। और ये जो है ये बेबीलोनियन के टाइम की जो प्लेट्स मिली उसमें भी इसके जिक्र हुआ है का करके। तो कहने का मतलब है बाइबल में भी ये कहा जाता है कि जीसस ने अपने हाथ से लोगों को हील किया। तो ये हीलिंग एनर्जी की बात जो है हर कल्चर में और बहुत पुराने समय से इसकी चर्चा होती आ रही है। अब ये जो प्राणिक ऊर्जा होती है जिसके हम जो अब कह रहे हैं जो बायो एनर्जी की होती है, तो ये क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ नाड़ियां होती हैं जिनके द्वारा ये प्रवाहित होती है। इन नाड़ियों में अगर कोई अवरोध आ जाए, कहीं ब्लॉकेज आ जाए तो ये प्राण के फ्लो में दिक्कत आती है और फिर डिजीज आने लगती है, वहीं पे रोग पैदा होते हैं। जब कहीं पे एनर्जी की कम हो जाती किसी भी ऑर्गन में, एक लेवल के से काफी नीचे जाती है तो भी वो ऑर्गन जो है
वो आपका इफेक्ट हो जाता है, या एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए, हाइपर हो जाए, तो भी वो ऑर्गन जो है आपका माल फंक्शन करता है। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के द्वारा हम ये देखते हैं कि यज्ञ के बाद बहुत ज्यादा प्राणिक ऊर्जा आती है। वो ऊर्जा जो है हीलिंग एनर्जी होती है। वो हीलिंग एनर्जी जो है हम अपने अंदर जो भी यज्ञ के समीप बैठते हैं वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं। एक हीलिंग तो हमारी स्थूल होती है, जो हम औषधियां डालते हैं, वो औषधियां हम अपने अंदर सांस के द्वारा लेते हैं, वो पूरे शरीर में जाती हैं और हमें लाभान्वित करती हैं। पर दूसरी हीलिंग जो होती है वो एनर्जी के द्वारा होती है, और वो एनर्जी के द्वारा जब हम हील करते हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। सारी डिजीजेस का जो निवारण होता है, रोग निवारण, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ऐसा नहीं होता कि फिर अभी हुआ बीमारी, थोड़ी देर ठीक हुई, उसके बाद फिर हो गई। में तक अगर आप अपना यज्ञ नियमित रूप से, अब बहुत सारे हैं ये हमारे शरीर, यज्ञ के बाद आप देखेंगे कि आपकी वाइटैलिटी इंप्रूव हो जाती है। जब हमने लास्ट टाइम कुछ आंकड़े दिए थे तो लोगों के, मैंने आपको बताया था कि सबने ये बताया था कि उनको अपने अंदर ऊर्जा महसूस हुई थी, सकारात्मक ऊर्जा काफी महसूस हुई थी। तो ये यज्ञ में बैठ के आपके स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, वरीज, फियर्स, जो आपके भय हैं वो आपके रिलीज हो जाते हैं। बहुत सारे आपके मानसिक जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो काफी हद तक कम हो जाती हैं। डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी इससे काफी ठीक हो सकती हैं। आपके अंदर चैतन्यता बढ़ती है, आपके शरीर में जो है क्रिएटिविटी बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेट करता है। इसके साथ साथ आपके अंदर ना बीमारी यज्ञ से बढ़ता है, के अंदर हारमोनियस, मतलब जो सामाजिक हमारी इसमें लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे अंदर उनके प्रति सहृदयता आती है, समाज के प्रति सहृदयता आती है। तो एक हमारा सामाजिक बैलेंस और रिलेशनशिप अच्छी इम्प्रूव होती है। तो यज्ञ के साथ अगर हम इसकी बायो एनर्जी को देखें तो हम ये देखते हैं कि ह्यूमंस के लिए, जो हम इंसान हैं, हमारे अंदर जो ऊर्जा प्रवाहित होती है ये हमारे सबसे ज्यादा ऊपर के हिस्से में शरीर पे होती है, या उंगलियों के पोर से उत्सर्जित होती है। तो जब हम हील करते हैं तो जनरली हम हाथ से ही हील करते हैं, या आशीर्वाद किसी को देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं तो हाथ करके देते हैं। और जब इस शरीर में ऊर्जा का कोई असंतुलन होता है, उसके प्रवाह में बाधा आती है, तभी बीमारियां पैदा होती हैं। तो ऊर्जा हमारे पास अगर प्रचुर मात्रा में बैलेंस्ड है तो हमारे शरीर में रोग आ ही नहीं सकता, हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो इसी को देखने के लिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कुछ लोगों को लिया और उनको यज्ञ के पहले उनकी हमने एक फोटोग्राफी करके, बायोवेल कैमरा है जिससे क्लियर फोटोग्राफी हो जाती है, उस कैमरे से सबके हमने पिक्चर स्कैन करी, उनकी एनर्जी की, पूरी शरीर की एनर्जी की, और उसके बाद हमने उनको यज्ञ में बिठाया। यज्ञ करने के बाद उन सबकी हमने दोबारा से स्कैनिंग की। वो एक जने की रिपोर्ट में आप लोगों के सामने अभी बस शेयर करना चाहती हूँ। ये हमारा बायोवेल कैमरा होता है जिसमें हम उंगलियों के द्वारा उनकी हम स्कैनिंग करते हैं, और स्कैनिंग करने के बाद उनकी पूरी शरीर की ऑरा आ जाती है, और उसके द्वारा हम उनके डिफरेंट चीजों को, अंदर की शरीर की एनर्जी, उनका स्ट्रेस, उनकी सब चीजों को नापते हैं। तो एक पार्टिसिपेंट है दिल्ली की जिनका हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया हुआ है। तो ये आप देखेंगे, ये उनके चक्रों का पिक्चर है। ये यज्ञ के पहले वाला चक्र का पिक्चर है, और ये यज्ञ के बाद। हमारे शरीर में
जो 7 चक्र होते हैं, उन चक्रों के अवस्था जो ये पार्टिसिपेंट थी, इनका आप देखेंगे कि जो सहस्त्रार चक्र है वो काफी डिफ्लेटेड था राइट में, और बाकी कुछ थोड़े बहुत इधर थे और ये बीच में थे। तो ओवरऑल इनके एवरेज जो अलाइनमेंट था वो 84% था, पर इनकी एवरेज एनर्जी काफी बढ़ी हुई थी, 6.3 जूल्स थी। इनको यज्ञ करने के बाद जब हमने दोबारा स्कैन, आप देखिए अलाइनमेंट जो है वो 92% आ गया था, और एनर्जी भी जो हाइपर हो रही थी वो काफी मतलब उसमें घट करके 6.0 पे आ गई थी। तो ये जो एक एनर्जी के ऊपर इफेक्ट आता है, चक्रों में एनर्जी आती है, अलाइनमेंट इंप्रूव होता है। अगर एनर्जी हमारी कम है तो वो बढ़ती, बैलेंस होता है, एनर्जी बैलेंस होता है, ज्यादा है तो कम है, थोड़ी सी बढ़ के, ताकि आपके अंदर एक ऑप्टिमल एनर्जी होनी चाहिए वो आ जाती है। तो इनका इंटरप्रिटेशन जो है ये जस्ट आपको बता दूं कि अगर कोई भी चक्र एक्सट्रीम राइट में है तो वो पर्सन इंट्रोवर्ट है, और अगर वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है तो वो एक्सट्रोवर्ट है। तो उसी हिसाब से आपका जैसे मूलाधार चक्र है, तो जो एक्सट्रीम राइट में जिसका होगा वो बहुत शाय होगा, कॉन्फिडेंट नहीं होगा, अंडर कॉन्फिडेंट होगा, और जिसका एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा वो टू सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, वो हमेशा अपने सुपीरियरिटी के प्रमाण ही ढूंढता रहता होगा। इसी तरीके से अगर चक्र स्वादिष्ठान चक्र जो होता है उसकी बात करें, तो जो एक्सट्रीम राइट की तरफ होंगे लोग, वो घर घुस्सू होंगे, घर से बाहर ही नहीं जाना चाहेंगे, वो काम या कोई भी समस्या होगी उसको इवेट करते रहेंगे। लेकिन जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले लोग होंगे, जिनके चक्रास लेफ्ट साइड में ज्यादा हैं, तो वो तो इतने ज्यादा कामकाजी होंगे, इतने एक्सट्रोवर्ट होंगे, वो घर में वापस ही नहीं आना चाहेंगे, काम में ही लगे रहेंगे, सोशलाइज करते रहेंगे, घर की समस्याओं को ही वो छोड़ के बाहर की समस्याओं में लगे रहेंगे। फिर जो तीसरा चक्र होता है मणिपुर चक्र, इसके जो लोग हैं जो एक्सट्रीम राइट में जिनकी ज्यादा है चक्र टुवर्ड्स राइट, तो वो अपने अपने तक में सीमित रहेंगे, वो दूसरों को ज्यादा मदद करने के लिए उत्सुक नहीं होंगे, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स पे ही वो ज्यादा ध्यान देंगे, स्व केंद्रित लोग होंगे। परंतु जिनकी एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा तो वो तुरंत दूसरों को हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे, और वो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं, वो दूसरों की प्रॉब्लम्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो ऐसे ही चौथा चक्र जो अनाहत चक्र है, अगर एक्सट्रीम राइट की तरफ है, वो पर्सन जितना राइट में होगा उतना ही ईगोइस्ट होगा, और जिसका एक्सट्रीम लेफ्ट में है वो उतना ही अल्ट्रुइस्ट होगा। पांचवा चक्र जो होता है विशुद्धि चक्र, जो गले के उस पे होता है, वो अगर आदमी उसका चक्र राइट साइड में है, एक्सट्रीम साइड, उसमें वो नॉन कम्युनिकेटिव होगा, ज्यादा शेयरिंग नहीं करेगा, अपना कोई भी काम अपने तक ही रखेगा, छिपाएगा, लोगों के साथ शेयर नहीं करेगा। और जिनका एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा वो नॉन स्टॉप बात करने वाले लोग होंगे, खूब शो ऑफ करने वाले लोग होंगे। ऐसे ही चक्र जो छठा चक्र है, उसमें आज्ञा चक्र जो है, उसमें जिनके एक्सट्रीम राइट में है चक्र, वो समझते हैं कि बस उन्हीं की जो ओपिनियन है वही सही है, बाकी सबकी गलत है। परंतु जिनकी एक्सट्रीम लेफ्ट में है वो कहते हैं, मतलब उनकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं होती, वो सबकी ओपिनियन में ही वो अपनी ओपिनियन को बना लेते हैं। सहस्त्रार चक्र जिनका एक्सट्रीम राइट में होता है, जैसा इस लड़की का था, तो इनको ये लगता है कि ये लोग अपना शी कैन डू एनीथिंग, ये सब कुछ काम कर सकते हैं अपने आप, और उसका कोई उनको परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। पर जिनका एक्सट्रीम लेफ्ट में है, वो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले दूसरे एक्सट्रीम पे होते हैं, वो वेट करते रहते हैं कि भगवान जब उनकी समस्याओं का समाधान कर दें तभी उनके समाधान मिलेगा। तो इस तरीके से ये तो एक्सट्रीम्स की मैंने आपको बताई है, जिनके चक्र बीच में होते हैं तो वो थोड़े कम थोड़े ज्यादा इन्हीं के बीच में रहते हैं। तो अब इसी मैपिंग में इनके इंटरनल ऑर्गन्स की आप देखेंगे, काफी इनके ऑर्गन्स में ऊर्जा जो है ना बढ़ी हुई है। अगर आप ये देखेंगे, लिवर है, ये रेक्टम है, तो इसकी एनर्जी बिल्कुल आउटर उस पे आ गई है। ये थायराइड वाली भी एकदम आउटर उस पे आ गई है ना। ये लेफ्ट साइड का है और ये राइट साइड का है। यहाँ भी लिवर में काफी ज्यादा
एनर्जी बढ़ी हुई है। अगर हम यज्ञ के बाद देखेंगे तो आप देखेंगे ये लिवर वाली एनर्जी आउटर से उतर के अंदर वाले से भी थोड़ा कम हो गई। एक बाद के यज्ञ में जो एक्सेस एनर्जी थी वो देखिए रिड्यूस होने हो गई, रेक्टम में भी काफी एनर्जी कम हो गई, थायराइड वाली भी आउटर उससे उतर के अंदर वाले में आ गई है। तो ये एक थेरेपी जो है यज्ञ वाली, दिस इज अ प्रूफ दैट इट इज एक्टिंग ऑन योर इंटरनल ऑर्गन्स पॉजिटिवली। अब ये आंतरिक अंगों की ऊर्जा का ये पैरामीटर्स हैं कि अगर एनर्जी आपकी 0 से 2 जूल्स के रेंज में है तो बहुत कम एनर्जी है, 2 से 4 है तो लो एनर्जी, 4 से 6 है नॉर्मल एनर्जी है, 6 से 8 है तो इंक्रीज एनर्जी है। तो इस लड़की की इंक्रीज एनर्जी थी क्योंकि 6.3 इसकी आई थी और फिर बाद में कम होके 6 पे आ गई थी एक बार के यज्ञ करने से। और ये इनका आप देखेंगे ऑरा पूरे शरीर की है, ये लेफ्ट साइड की, ये सामने की, ये राइट साइड की है। तो इसमें भी आप देखेंगे इनकी जो लेफ्ट की एनर्जी थी वो तो 35.1 थी, राइट की 34.7 थी, और सेंटर की काफी थी 62.6 थी। और ये बाद में घट करके इनकी लेफ्ट की थोड़ी सी इंप्रूव करके थी, राइट की भी थोड़ी इंप्रूव करी थी और सेंटर की थोड़ी, ये घट करके 60.94 हो गई थी। तो ओवरऑल एनर्जी जो थी 61 जूल्स हो गई थी इनकी, और बैलेंस भी इनका 100% हो गया था। ये स्लाइड विजिबल है ना? जी हाँ, दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये ओवरऑल इनकी अगर हम लेफ्ट एनर्जी को देखें तो एनर्जी इनकी लेफ्ट वाले ऑर्गन्स की, लेफ्ट वाले साइड की बॉडी की 35 से बढ़ करके थोड़ी 36 पे आ गई थी। फ्रंट की हाइपर थी 63 के गई थी, वो घट करके 60.9 पे आ गई थी। राइट की एनर्जी जो थी वो भी हल्की सी इंप्रूव हो गई थी, और इनके जो चक्रास का अलाइनमेंट था वो काफी इंप्रूव हुआ था, 84 से बढ़ के सीधे 92 पे आ गया था। सिर्फ एक बार के यज्ञ का सिनेरियो है। अब ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये उनके बैलेंस की पिक्चर है। इसमें उसमें कॉलम में अगर आप देखेंगे तो ग्रीन वाले लेफ्ट है और राइट ब्लू वाला राइट है। तो जो जहां पे डिफरेंस ज्यादा है लेफ्ट और राइट में वो हाईलाइटेड है ना। इनके जैसे 4 नंबर पे अगर आप देखेंगे तो पैनक्रियाज और स्प्लीन, इनमें लेफ्ट और राइट में काफी डिसबैलेंस है। इसी तरह से इनके ये वाले 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर में, 12, 13 में डिसबैलेंस काफी था यज्ञ के पहले। अगर हम यज्ञ के बाद देखेंगे तो आप देखेंगे 4 वाला बैलेंस हो गया, थोड़ा सा 3 में आया है और 5 में आया, पर जो 6, 7 थे वो बैलेंस हो गए, 9 बैलेंस हो गया, 11। चलिए फिर आदरणीय आर्यन पांडे साहब से निवेदन है कि साहब 2 शब्द धन्यवाद के आप दीजिएगा। आदरणीय आर्यन पांडे साहब। आज का वक्तव्य बहुत ही उपयोगी रहा। यज्ञ की बात मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनके दुष्प्रभाव के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया। तो प्रायः मैंने ये देखा, मैं भी उनमें सम्मिलित हूं, कि लोग मोबाइल और लैपटॉप तक ही उलझ के रह गए कि इसको दूर रखें। लेकिन मुख्य बात जो मैं समझता हूं वो है, डॉक्टर साहब ने कही, यज्ञ कर। हम कितना दूर रख सकते हैं बहुत ही जरूरी है। यज्ञ करें। यज्ञ एक ऐसा पहले लगता है कि व्यावहारिक नहीं है, लेकिन जब आप करने लगते हैं तो बहुत ही व्यावहारिक लगता है। मैं अरविंद शर्मा जी को जानता हूं, सालों से यज्ञ करते हैं। मेरे पिताजी यज्ञ करते थे, मैं लगभग 30 वर्ष से यज्ञ करता हूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कोई प्रशंसा करने के लिए, लेकिन संभव है। जब मैं नौकरी में था तो भी यज्ञ करता था। हाँ, जहां पर फ्लैट वाली संस्कृति है वहां, और खास तौर से विदेश में, मेरा बेटा अमेरिका में, मैं अमेरिका में गया, वहां तो स्मोक वाले लगे रहते हैं, वहां तो मनाही होता है कि आप नहीं कर सकते, धुआं होते ही सायरन बजने लगता है। लेकिन उसके लिए डॉक्टर साहब ने जो ये बात बताई, छोटा किट वाली बात, ये बहुत ही उपयोगी मुझे लगा कि आप
कुछ मंत्र गायत्री मंत्र बोले, कुछ मृत्युंजय मंत्र बोले, लिमिटेड है, थोड़े से में उसमें काम हो सकता है और उससे भी समस्या का समाधान निकलता है। मुख्य बात बस मैं केवल डॉक्टर साहब ने जो संदेश दिया उसको मैं भी आगे प्रसारित करना चाहता हूं कि यज्ञ करें, किसी भी प्रकार से इस संस्कृति को आगे बढ़ाएं। मैंने प्रयास किया है और दूसरे ग्रुपों में तो लोगों ने, यहाँ हिंदुस्तान में तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब धुएं वाली कोई समस्या नहीं होती जो विदेशों में समस्या आती है घरों में, लेकिन यज्ञ अवश्य करें। जो भी अपने मोबाइल वगैरह के लिए तो आप खुद ही जागरूक हैं, सब दूर रखें। ये बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि एक व्रत करें, मोबाइल व्रत रखें, ये लैपटॉप व्रत रखें। ये कुछ लोग चले जाते हैं रिजॉर्ट में तो टीवी पीवी सबसे दूर चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, आपने देखा होगा। मैंने पढ़े से पढ़े लोग, बहुत ही अच्छे स्तर के डॉक्टर्स को देखा है कि ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ न्यूज़पेपर तक भी वो नहीं प्रयोग करते, टीवी की बात तो दूर है। ऐसा कुछ करना चाहिए हम लोगों को, तो बहुत ही उपयोगी रहा, बहुत ही अच्छा संदेश दिया। और ये जो किट है जहां पर उपलब्ध हो, जो डॉक्टर श्री अरविंद शर्मा जी से पूछेंगे कि आम सामान्य लोग अगर चाहते हैं इसको तो कहाँ से उपलब्ध होगा, कैसे इसे उपलब्ध करा सकते हैं, तो बहुत अच्छा संदेश और आंकड़ों के साथ तो और प्रभावी हो जाता है जो डॉक्टर साहब ने खुद प्रयोग किए हैं। तो मैं समझता हूँ आज का वक्तव्य बहुत उपयोगी रहा। हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर ममता सक्सेना के, आगे भी हमें इस तरह से मार्गदर्शन देती रहेंगी। धन्यवाद, आभार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।